देश के मिजाज में अब बात समूचे देश के उन राज्यों की जहां से वाकई कमाल हुआ इस बार और बीजेपी को जनादेश भी मिला, सत्ताएं पहुंची। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर भी अमित शाह अध्यक्ष बन गए। वजह यूपी में एक बड़ी जीत दिलाना। तो आइए शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर जो स्थिति 2014 में थी उसमें बढ़ोतरी हो रही है। 73 सीट एनडीए के हिस्से में थी। सर्वे बता रहा है आज की तारीख में चुनाव में हो जाए तो 3 सीट का और लाभ हो जाएगा। यूपीए की स्थिति कमोवेश 2 की 2, 2 का 2 का मतलब वही है, सोनिया और राहुल जीते माँ बेटे, बस उतना ही। यहां पर यह स्थिति है कि कुनबा थोड़ा बिखर जाएगा और 2 ही शख्स जीतेंगे, यानी बहुत साफ तौर पर मुलायम सिंह के लिए खतरे की घंटी है। 5 से वो 2 पर आ रहे हैं। दूसरा राज्य बिहार, यूपी के बाद दूसरा बड़ा राज्य इसलिए मामले में कहीं महत्वपूर्ण है क्योंकि ये छत्रपों के राज्य हैं और छत्रपों के राज्य में छत्रप गायब हो रहे हैं। 31 सीटों से बढ़कर 35 सीट की स्थिति एनडीए की आ रही है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही चुनाव वोटिंग उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर हुए। इससे बहुत चीजें तय भी होंगी। यूपीए 9 से घटकर 4 पर और अन्य 1 पर। यूपीए के लिए यह स्थिति बहुत साफ बता रही है कि यूपीए का मतलब यहां पर लालू भी है, नीतीश भी है और कांग्रेस भी है। वो अभी खिसक के 4 पर आ रहे हैं। तो ये भी खतरे की घंटी कहीं ना कहीं यूपीए में उन छत्रपों के लिए है जो बीते 2 दशकों से अपने सलीके से राजनीति कर रहे थे। तीसरा राज्य पंजाब। पंजाब में 6 सीट थी, 6 ही रहेगी और 3 सीट यूपीए की 3 ही रहेगी और 4 सीट आम आदमी पार्टी की 4 ही रहेगी। यानी कोई परिवर्तन देखने में पंजाब में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर कोई बढ़ोतरी भी नहीं है। और ये एक बड़ी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अकाली दल को लेकर कई सवाल, खासतौर से नशा मुद्दा जो है वो झटके में काफी ऊपर आया है वहां जिस तरीके से, उस मुद्दे के बावजूद भी 6 सीटें मौजूद हैं। ये एक उपलब्धि भी है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी को डिगा पाने में मुश्किल हुई, लेकिन क्या स्थिति बनती है देखिए। यहां पर ममता बनर्जी में थोड़ी सी सेंध लगी है क्योंकि ममता बनर्जी का मतलब सबसे किनारे है। 34 से वो 31 पर आ रही है। 3 सीट का नुकसान हो रहा है, उसका 2 सीट लाभ एनडीए को हो रहा है जो 2 से 4 पहुंच रही है। ये एक स्थिति कहीं ना कहीं एक नया दरवाजा पश्चिम बंगाल में खुस रहा है। ये हम बता दें कि दरअसल पश्चिम बंगाल में तकरीबन 27% है मुस्लिम वोटर, 27%। ये बहुत मायने रखता है, एक लिहाज से वो तय करते हैं। यूपीए 4 से 5 सीट पर यूपीए आ रही है। पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा में नवीन पटनायक की सत्ता भी बरकरार रही है। तो वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर भी सेंध लग रही है क्योंकि बीजेडी 20 से 16 पर आ रही है और यह लाभ पूरा का पूरा हिस्से में जा रहा है बीजेपी के, जो 1 से 5 पहुंच रही है। इसका मतलब है एक केंद्र के जो असर जो महाराष्ट्र और दिल्ली में था, अन्य तमाम राज्यों में देखें तो स्थिति कमोवेश कहीं ना कहीं बीजेपी के अनुकूल है। एक और छत्रप की मजबूत स्थिति है, वो है जयललिता की। तमिलनाडु इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु की क्या स्थिति है क्योंकि वहां पर उनकी सत्ता में सेंध, वहां पर भी बीजेपी मजबूत हो रही है और 37 से 32 पर 5 सीटों का नुकसान जयललिता को भी हो रहा है। जयललिता का कहना था कि गुजरात से बेहतर मॉडल हमारा है, लेकिन यहां पर एनडीए को लाभ 2 से 6 सीट पर पहुंच रही हैं और यूपीए के हिस्से में 1 सीट आ रही है। कर्नाटक को जगह इसलिए मिल रही है चूंकि बेल्लारी बंधु का जिक्र भी हुआ था, येदियुरप्पा का जिक्र भी हुआ था। तो क्या उसका यह लाभ है क्योंकि अब उन्हें पार्टी संगठन में जगह भी मिली है। 17 से 19 सीट बीजेपी के हिस्से में, 2 सीट का फायदा कांग्रेस को, 2 सीट का उनका। जेडीएस कमोवेश वही की वही 2 सीट ही। केरल में मौजूदगी बीजेपी की पहली बार नजर आ रही है 3 सीटों के साथ, जो 2014 में बिल्कुल नजर नहीं आई थी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और ये हम बता दें खास तौर से कि इसकी तो तस्दीक की जाएगी ना कि केरल में आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं है ना, वो शाखाएं लगती हैं। तो आरएसएस वहां पर एक मजबूत तौर पे, संगठनिक तौर पे मजबूत रही है। हम इस सवाल पे आएंगे कि क्या वाकई आरएसएस की पॉलिटिकल सक्रियता कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लाभ बीजेपी को कैसे पहुंचाती है। यूपीए को यहां पर घाटा 5 सीट का और वामपंथियों को 3 सीट का लाभ भी हो रहा है। सीमांध्रा नया राज्य बना है, तेलंगाना और सीमांध्रा में चूंकि वाईएसआर के बेटे हैं इसलिए वो चर्चा होनी जरूरी है और उनकी स्थिति वाईएसआर कांग्रेस जो है 3 सीटों का नुकसान उन्हें भी हो रहा है और ये लाभ और कहीं नहीं आ रहा है, ये एनडीए के हिस्से में। एनडीए के हिस्से में यहां बता दें चंद्रबाबू साथ में खड़े हैं और तो चंद्रबाबू के जरिए इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है कि अब उनकी स्थिति कॉम्पिटिटिव बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। ये एक पूरी स्थिति बन रही है।
राकेश जी, शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि एक सवाल हर जहन में होगा। राजनीतिक तौर पर पंप देने का काम आरएसएस ने किया जरूर है, चाहे वो वैचारिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, एक सक्रियता उसकी दिखाई दी है। ये स्थिति क्या बताती है कि दिल्ली का काम इतनी जल्दी नजर आ रहा है या फिर जमीन पे जो सक्रियता बढ़ी है सांगठनिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, या जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिसको लेकर कांग्रेस हमला भी कर रही है, इन बातों का जिक्र नहीं होना चाहिए था, बावजूद इसके वजह क्या है? अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो जो 2014 में जनादेश था उससे आगे बीजेपी निकल गई है, उससे आगे एनडीए निकल गया है। देखिए, एक बात जान लीजिए कि भारत की जनता बहुत ही परिपक्व हो चुकी है। जितना हम उसे परिपक्व मानकर बहस करते थे वो नहीं है। दूसरी बात देखिए कि जनता, आज आम जनता की राय है कि मोदी को समय देना चाहिए, 2 साल का समय देना चाहिए। जनता महसूस करे कि नरेंद्र मोदी, जो सिस्टम में खामियां आई थी, जो संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा था, उसको नरेंद्र मोदी ठीक करने में लगे हैं। इसे जनता अपने ऊपर कुछ महंगाई की मार है उसे भी बर्दाश्त करने के तैयार है। दूसरी बात मैं जवाब देना चाहूँगा कि आरएसएस का जो जमीन पर काम है, संघ सामाजिक सांस्कृतिक रूप में काम करता है, लेकिन उस सामाजिक सांस्कृतिक काम की जो एक उपज है भारतीय जनता पार्टी, उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। यह लाभ अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पा रही थी। इसका एक कारण था कि एक मजबूत नेतृत्व जब उभरता है और जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर को वह एक कैपिटलाइज करने की स्थिति में रहता है और विकल्प दे रहा है। सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात नरेंद्र मोदी ने नहीं की, उन्होंने एक विकल्प दिया। वो विकल्प गुजरात मॉडल था। उन्होंने दिखाया, देखो मैंने कैसा काम किया। ये सांप्रदायिकता की बात करते रहे, मैं विकास की बात करता रहा। उस विकल्प को भारत की जनता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सेप्ट किया। और देखिए, केरल में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलना एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति मैं मानूंगा। यदि आज भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलने की स्थिति हुई है, जहां पर पूरी तरह से ध्रुवीकरण है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, वहाँ सेकुलर स्टेट है, लेकिन फिर भी आप देखिए समुदायों का ध्रुवीकरण है, वोट ध्रुवीकरण के आधार पर मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही। एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा प्रसून जी, कि जिन बातों को आप बार बार सांप्रदायिक कहते हैं लोग बहस में, जैसे नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक कहा जाता था, अंत में जनता ने बता दिया सांप्रदायिक नहीं, वो सेकुलर हैं। जिन बातों का आप सांप्रदायिक कहते हैं, जैसे हिंदू शब्द पर बार बार आप आक्षेप करते, लगता है कि मोहन भागवत या संघ या नरेंद्र मोदी देश को बांटना चाहते, जनता ऐसा महसूस नहीं करती है। जनता एक बात बताइए, क्या चुनाव में मिलने वाले वोट या चुनाव के जीत हार परिभाषा बदल भी सकते हैं क्या? सोनिया गांधी को 2004 में जो कहा जाता था, 2014 में वो नहीं कहा जा रहा है, उसके उलट कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक जीत हार ही हर चीज का पैमाना होगी, हर चीज की परिभाषा उसी रूप में गढ़ी जाएगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कि एक बात आपने पहले अभी चर्चा में आई थी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र खोता जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में 2 सीट मिलने के बावजूद भी अपना राष्ट्रीय चरित्र नहीं खोया। भारतीय जनता पार्टी के पास एक वैचारिक आधार है, मजबूत आधार है, और इस मजबूत आधार कारण भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी छवि है और उसमें एक कंसिस्टेंसी है। हम इस चीज को जरा, राशिद अलवी साहब, एक दूसरी चीज भी नजर आई है, कांग्रेस के भीतर का कैडर और स्ट्रीट फाइटर जो थे वो गायब हो गए हैं, और नजर ये आ रहा है कि पहली बार बीजेपी और संघ के स्ट्रीट फाइटर्स निकल रहे हैं। वामपंथियों में खत्म हो गए, ममता के पास हैं तो बची हुई है, वो नवीन पटनायक के पास है तो बची हुई है, जलिता के पास है तो बचे हुए हैं। आप एलिट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हो गए, सिमट गए हैं। वजह आप लोग क्या मानते हैं जो कम होते जा रहे हैं? और इस सर्वे में भी आप कम हो गए हैं, कांग्रेस और कम हो गई है, 40 पर आ गई है। देखिए वाजपेयी जी, मैं एक बात कहूंगा, अभी नई नई सरकार बनी है। सिकंदर वही कहलाता है जो जीत जाता है, हारने वाला सिकंदर नहीं कहलाता। आज की तारीख में हम नहीं सिकंदर, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी हैं सिकंदर। उनके चाहने वाले, उनके वर्कर्स, यकीनन उनके अंदर जोश होगा। अभी 2 ही महीने तो हुए, हमारे पार्टी वर्कर्स के अंदर अभी जोश नहीं होगा। लेकिन ये स्थिति अगर बीजेपी समझती है कि परमानेंट है तो इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। 2004 में हमारी शायद 158 या 160 सीटें थीं, 5 साल के बाद हमारी 206 सीटें आई थी। आज आपके पास हैं, पिछले 68 साल में पहली बार आपने सरकार बनाई। इसे बार बार सोचिए आप, ये पहली बार आपको मौका मिला है। आपकी वो विचारधारा जिसके बारे में आप बहुत चर्चा करते हैं, उस विचारधारा को देश के अंदर सिर्फ 32% लोगों ने वोट दिया है, और आपके एलाइज को मिला दिया जाए तो 38% है। 62% लोग इस देश में आपकी विचारधारा के खिलाफ हैं। वो बटे हुए हैं रीजनल पार्टीज के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर,
तो आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जब आप कहते हैं देश ये कह रहा है, जनता ये कह रही है, आपके राशिद अल्वी साहब, हमें लगता है कि बिहार के उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें तो एक महामंडल बना है आसमान के ऊपर, उसमें बीजेपी के खिलाफ में 3 पार्टियां चला जा रहा है। वो भी हम लोग पहले भी कह रहा था, मैं टिप्पणी करना मुनासिब नहीं वो सही, आपने एक बात शुरू में कह दिया, सिकंदर मोदी है। हाँ सुधांशु जी, क्या ये माना जाए कि ये विचारधारा के तहत है, या ये माना जाए कि नहीं ये पॉलिटिकल गिमिक भर है ये जीत? देखिए, राकेश सिन्हा जी ने जो बात कही, मैं उस बात को थोड़ा आगे लेके चलना चाहता हूं। जब भी कोई बड़ा राजनीतिक दल उभरता है तो देखिए होता क्या है, जैसे आम आदमी पार्टी मुद्दा आधारित आंदोलन है, राजनीतिक दल की तरह नहीं व्यवहार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वैचारिक अधिष्ठान है। इसलिए 3 चीजें होती हैं, नीति, संगठन और नेतृत्व। नीति और संगठन हमारा पहले से बहुत मजबूत था, आज हमें प्रभावशाली नेतृत्व मिला और पूरे भारत में हमारा व्याप दिख रहा है। और जो व्याप दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, वो भौगोलिक भी है, सामाजिक भी है, वैचारिक भी है, यानी ज्योग्राफिकल भी है, सोशल भी है, आइडियोलॉजिकल भी है। उसमें देखिए एक कारण और भी होता है, जो सामान्यतः लोग इस बात को थोड़ा सा अन्यथा, जैसे अभी राशिद अल्वी साहब ने कहा, ठीक है चुनावों में हार जीत चलती है, कभी हम 2 पे थे, आज 282 पे हैं, ये 206 पे थे, आज 44 पे। मगर आप भारत की राजनीति की टेक्टोनिक शिफ्ट देखिए, दशक दर दशक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो मजबूत होती गई। 50 के दशक में हम अप्रासंगिक थे, 67 के दशक में हमने कई राज्यों में सरकार बनाई, 70 में हम पहली बार केंद्र के में भागीदार बने, 80 के दशक तक आते आते महत्वपूर्ण दल बने, मुख्य प्रतिपक्षी दल बने, 90 के दशक में केंद्र में गठबंधन सरकार, और अब हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार जी। यानी जो राकेश जी मैं कह रहा हूं कि ये एक परिवर्तन हो रहा है, ये एक मतदाता में परिपक्वता आ रही है। और जो राकेश जी ने कहा, मैं ये भी कहूंगा, ये जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सांप्रदायिक है, ये राष्ट्रवाद और इसकी परिभाषा, चाहे हिंदुत्व हो या अन्य प्रासंगिक चीजें हो, इनको लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, मुझे लगता वो भी अब अपनी मैच्योरिटी पे आ गया है। अब जनता वो समझने लगी है कि क्या भ्रम है, क्या वास्तविकता है, क्या विकास है, क्या गुड गवर्नेंस है, और क्या वो वैचारिक हिंदुत्व और अन्य सांप्रदायिकता के विषय। देश का मिजाज बहुत साफ है, चुनाव हो जाएं तो और लाभ मोदी के पक्ष में। शेखर जी, हेडलाइन क्या है? मोदी की जय है और औरों में भय है। हेडलाइन, अगर हेडलाइन ही आप अगर देख रहे हैं तो अंशुमन जी, उम्मीदें उफान पे हैं, कर दिखाने की चुनौती है। संजय जी, ये रास्ता क्या है? लोगों के जो वोट देने का जो ट्रेंड 2014 में दिखाई पड़ा, वो अभी भी बरकरार दिखाई पड़ता, उसमें कोई गिरावट या कुछ उफान दिखाई नहीं पड़ता। राकेश जी, ये भाजपा के उभार का काल है, इसमें अभी कॉमा नहीं लगेगा, ये लगातार चलता रहेगा। मोदी आपने नहीं कहा? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी एक जो दुविधा मैंने हो गया, मतलब हाँ, हम इस चर्चा को तो लगातार बढ़ा लेकिन एक बात मैं प्रश्न की छोटी सी बात कहूँगा। मैंने जो अपने फेसबुक पर लिखा कि पहले लोग कहते थे संघ परिवार माइनस मोदी बहुत अच्छा है, अब कहते हैं मोदी माइनस संघ परिवार बहुत अच्छा। तो ये जो गिमिक्स है ना, ये बहुत नहीं चल रहा है, दोनों एक साथ गणित में ना जाए, देश के परसेप्शन में जाए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब इस देश की पूरी तस्वीर जो निकल कर आ रही है उसका मैसेज है क्या। ब्रेक के बाद